णम नमोऽसिताणं ज्ञानम् ओपध्यायाणम् मूलोए शब्दशाहूणम् ऐशो पंचड़मुक्कारो शब्द पावक नाशिडो मंगलाड़म च शब्देशं पड़वम वै मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? ठीक, बढ़िया है। जी मैम। जी मैम। मैं 1 मिनट पीपीटी शेयर करती हूँ, देन हम शुरू करते हैं फिर। बाबू जीन्स लिया रे। जी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं 1 मिनट फिर देखती हूँ मैं। अदरों भी चल रही। हाँ नीरज जी, कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे में, वो खुल नहीं रही है। चलिए मैम मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी
जी नीरज जी शो हो रहा है। जी शो हो रही है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट पे चलेंगे। आज हम लोग आए, आप सब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ भाई। जी, आप सब लोग कक्षा में इंग्लिश पढ़ाते होंगे बच्चों को, हाँ या ना? जी मैम। जी मैम, सब पढ़ाते हैं। ठीक जी है, मैम अभी पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। अभी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे सबको थोड़ा सा डर लगता है। कितना भी आ जाए तो ऐसा लगता है नहीं आता है। यस और नो? यस मैम। जी मैम ऐसा लगता है। जी, आज मैं आपको अंग्रेजी इस तरीके से पढ़ाना सिखाऊंगी, आपकी अपनी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, उनको भी लगेगा कि हमने अंग्रेजी सीखी है। अभी सबसे पहले तो अंग्रेजी जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया की भाषा है। आप दुनिया में जहां भी जाओ अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी भाषा हर जगह कुछ अलग तरीके से बोली जाती है, कुछ स्पेलिंग हर जगह अलग होते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं, तो हम लोग यूके इंग्लिश यूज करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटिशरों ने हमको सिखाई है इसलिए वो इंग्लिश यूज करते हैं। अमेरिका के लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है, वो कुछ चीजों के नाम अलग होते हैं, कुछ चीजों के बारे में बोलते हैं वो अलग तरीके से होता है, कुछ के स्पेलिंग अलग होते हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी जो बेसिकली अंग्रेजी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे बच्चों को सिखाना, मैं इसके बारे में आज आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अंग्रेजी के अंदर आपको पता होगा टोटल 26 लेटर आते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट है। यस और नो? यस मैम। वोवेल जी कितने हैं उसमें से? मैम। यस यस वोवेल कितने हैं? 5 मैम। पांच। 5 वोवेल है, मतलब स्वर, हम पाँच जिसको स्वर बोलते हैं हमारी हिंदी में, वो 5 है अंग्रेजी में। हमारे पास कितने हैं हिंदी में? 30। हिंदी में कितने स्वर है? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, 13 हो गए, है ना? हमारे हिंदी में 13 स्वर हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ 5 स्वर है। उस 5 स्वरों के साथ हम पूरी अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक वाई एक ऐसा अक्षर है कि जो स्वर के रूप में भी यूज होता है और व्यंजन के रूप में भी होता है। ठीक है, आप बहुत सारी बार वाई का उच्चारण स्वर के रूप में भी देखते हैं, जैसे एम वाई माए, है ना, और बी वाई बाय। तो एक तरफ उसका उच्चारण व्यंजन की तरह है और एक तरफ उसका उच्चारण स्वर की तरह भी है। उसके अलावा बाकी के जो 20 हैं वो सारे उसके व्यंजन है। अभी हमारे व्यंजन कितने हैं हिंदी के? 36 है। ठीक है, 36 है, तो हम इतने सारे व्यंजनों का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी के सिर्फ 20 है। तो इन सबको मिला के, बहुत सारी बार इन अक्षरों को मिला के कुछ नए आवाज, कुछ नए व्यंजन, कुछ चीजें बनती है। तो आज हम वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 स्वर, 5 वॉवेल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा के बाकी सारे व्यंजन है। ये 5 स्वर है, 5 वॉवेल, है ना। वॉवेल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म वी लिखेंगे, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए सी। ये सी और वी इसलिए बता रही हूँ कि इसके आगे जितने भी हम शब्दों की रचना सीखने वाले हैं उसके अंदर सी और वी से ही आपको समझ में आएगा।
अभी हम कोई भी शब्द जब बनाते हैं हमारे भाषा का, तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, मात्राओं से नए नए शब्द बनते हैं। लेकिन अंग्रेजी में मात्राएं नहीं लगती, लेकिन उसके पीछे जो स्वर वाले अल्फाबेट हैं वो लगते हैं, और उसके बाद हम उसको उच्चारण मात्राओं की तरह करते हैं। जैसे हम मात्रा का उच्चारण करते हैं, वैसे उसके पीछे स्वर लगता है तो उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे BAT, बैट, तो हम बैट, यदि बैट लिखना है तो हम ब लिख के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे, लेकिन वो लोग बी के बाजू में ए लिखेंगे, है ना। ये हमारा थोड़ा सा उनका सिस्टम अलग है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, जो स्वर है उनको व्यंजनों के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ रखकर शब्दों की रचना करते हैं। नीरज जी, नेक्स्ट पर चलेंगे हम। अभी स्वर और व्यंजन के लिए एक दो चीजें होती है। एक कहलाता है फोनोग्राफ, मतलब कोई भी अक्षर किस तरीके से लिखा जाता है, वो जो लिखने का तरीका होता है उसको फोनोग्राफ कहते हैं। और जो उसका आवाज होती है, जो उसका साउंड होता है, उसको फोनिक्स कहते हैं। जैसे डी, हम डी कैसे लिखते हैं, एक लकीर करके आधा गोला बनाते हैं तो हम उसको डी बोलते हैं, वो फोनोग्राफ हुआ। लेकिन उसका साउंड क्या है, आवाज क्या है उसकी, ड, है ना। बोलते हैं हम उसको डी, जो हमने लिखा है उसको बोलेंगे डी, लेकिन उसका साउंड क्या है, ड। वैसे ही पी लिखा, लेकिन उसका साउंड क्या है, प। एफ लिखा, बोलते हैं एफ, है ना। इसको पहचाना जाता है एफ, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, फ, अकेला फ। ठीक है, सो ये फोनोग्राफ और फोनिक्स, फोनिक्स यानी साउंड। तो जो भी अंग्रेजी है पढ़ना सीखना है, तो आपको बच्चों को सबसे पहले फोनिक्स सिखाना पड़ेगा, कि किसी भी अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है। वहां पे BAT लिखा है तो आपको बच्चे को बताना है कि बी, आपको BAT पढ़ना नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं, आप पूरा स्पेलिंग एक साथ पढ़ो, आप उसको बैट पढ़ो, बी को ब पढ़ो, ए को ऐप, उसके साथ में मात्रा लगा के, और फिर ट पढ़ो, टी नहीं पढ़ना है, उसको ट पढ़ना है। ठीक है, हम उसके साउंड पढ़ते हैं। हम जब स्पेलिंग पढ़ते हैं तो हम उसके साउंड पढ़ते हैं, और बच्चों को भी साउंड पढ़ना सिखाते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले यही सिखाना पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं, ABCDEF सिखा देते हैं, लेकिन उसके साउंड नहीं सिखाते। तो जब स्पेलिंग पढ़ने की बारी आती है, जब सेंटेंस पढ़ने की बारी आती है, तो बच्चे उसके साउंड नहीं पढ़ पाते, उसका उच्चारण नहीं सीख पाते हैं। तो जब भी सिखाना शुरू करना है, यदि आप पहचानना सिखाते हैं तो उसके साउंड पे साउंड भी सिखाइए, उसकी आवाज क्या होगी वो भी सिखाइए। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखिए, ये है फोनिक साउंड, या फोनेटिक साउंड भी इसको कह सकते हैं। ए होता है, उसका साउंड है ए। ठीक है, मैं चाहूंगी आप सब लोग भी माइक भले बंद रखिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए ताकि आप उसको पहचान सके, है ना। आपको माइक नहीं चालू करना है, माइक बंद करके ही, लेकिन आपको अपने वहां पे बोलना है इसको मेरे साथ में। तो बच्चों को कैसे सिखाना है आपको समझ में आएगा। ए, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, ए, एफ, फ, जी, ग, एच, ह, आई, ई, जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, व। इसके पीछे पीछे पूरा अ नहीं बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आर, र, एस, टी, यू, अ। यू के लिए दो होता है, जब उसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, मतलब व्यंजन की तरह उसको यूज करते हैं तब य, यदि उसको भी स्वर की तरह करते हैं तो अ। ठीक है, इसमें भी वाई की तरह दो उच्चारण होते हैं। वी, व, डब्ल्यू, वो, एक्स, क्स, वाई, य, जेड, ज। ठीक है, ये है फोनेटिक्स। इसको गाने की तरह गाइए और बच्चों के साथ रोज पढ़ने की आदत डालिए। यदि ये 26 याद रह गए कि इसका उच्चारण कैसे होता है, तो बच्चों को स्पेलिंग पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं होगी। हम लोग
मतलब जूनियर केजी के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को हर रोज गवाते हैं। मैं आपको वो भी सुनाती हूँ कैसे गवाते हैं। हम ए सेज ए, मतलब ए कहता है ना, सेज मतलब इंग्लिश में सेज कहता है। ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, ई सेज ए, एफ सेज प, जी सेज ग, एच सेज ह। ठीक है, हम इस तरह से पूरा जेड तक बच्चों को रोज गवाते हैं, तो वो सीख जाते हैं। इसलिए उनको कभी भी रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आप लोगों को फोनिक्स समझ में आ गए? यस मैम। उच्चारण कैसे करना है, यदि इन अक्षरों के उच्चारण यदि सही याद रहेंगे तो कभी भी पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप ऐसा हो तो इसको प्रिंट निकलवा के भी रख सकते हैं, क्लास में लगा सकते हैं, ताकि बच्चे इसके साथ साथ बोले, हर रोज को देखकर बोले। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी फोनिक्स सिखा लिया आपने, आपको जब बच्चों को अल्फाबेट सिखाना है। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, वो गुजराती मीडियम में पढ़ता है, वो मेरे पास आया। मेरे पास कुछ था हाथ में, फोन में मैं देख रही थी, तो उसमें कुछ स्पेलिंग लिखा हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये स्पेलिंग पढ़ के बताओ। तो स्पेलिंग जी से शुरू हो रहा था, GAT, गेट लिखा हुआ था। तो जी को वो बोलता है ये ग्रेप्स है। मैंने कहा बेटा ये ग्रेप्स नहीं है, ये जी है। होता क्या है, हम बच्चों को जो चीज एक बार मतलब उनको चित्र दिमाग में बैठ गया, तो वो उसको चित्र को ही पहचानते हैं, वो उस चीज को नहीं पहचानते, वो अक्षर को नहीं पहचानते। तो हमको बच्चों को जब सिखाते हैं हम, तो सिर्फ एक चीज नहीं बताना है। यदि आप उसको ए सिखा रहे हैं तो सिर्फ ए फॉर एप्पल नहीं बताएंगे। आप इस तरह का कोई TLM बनाएंगे, 2 गोले काटे हैं, एक गोले के अंदर से जो पीछे जिसमें चित्र लगा है उतना एक छठा हिस्सा ऊपर वाले में से काट देंगे। ठीक है, इस गोले को उसके ऊपर रख देंगे और उसको पिन से ज्वाइन कर देंगे, ताकि ऊपर वाला जो है वो गोला घूम सके, और जितने में से कटा है उतने से नीचे का एक हिस्सा दिखाई दे। आप उसको देख के समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इस तरह से एक चलता फिरता TLM बना सकते हैं। और उस बच्चे को बताइए कि ए से सिर्फ एप्पल नहीं होता है, उससे बहुत सारे अक्षर होते हैं। एरोप्लेन होता है, एंट होती है, बहुत सारा कुछ होता है ए से। तो आप उसको सिखाइए कि ए से सिर्फ एप्पल नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ए को देखकर बोलते हैं एप्पल, जी को देखा तो ग्रेप्स या गन, सी को देखा तो कप या कैट, उसके सिवा उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो जब भी आप बच्चों को अंग्रेजी के लेटर सिखाते हैं, तो आप उनको बहुत सारे शब्द बताइए जो उस ए से शुरू होते हैं। अभी इसके बाद एक और एक्टिविटी आप क्या करवा सकते हैं, यदि उनके घर में कोई पुरानी किताबें पड़ी है, या अखबार आता है, या कोई मैगजीन कहीं से मिल जाता है, तो उनको बोलिए, मैं करवाती थी ये नर्सरी के बच्चों को, कि हमने यदि ए लेटर सिखाया, हमने एफ लेटर सिखाया, तो बच्चे को घर पे जाके न्यूज़पेपर में एफ से शुरू होने वाले जितने चित्र दिखे, उसको फैन दिखेगा तो वो काट लेगा, उसको फ्लावर दिखेगा तो वो काट लेगा, उसको काट करके उसको अपनी किताब में चिपकाना है। ठीक है, जहां से उसको चित्र मिल सकते हैं वहां से, या तो फिर खुद बना के लाना है। तो बच्चे इससे क्या होता है कि उस लेटर से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द को सीख लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके यहाँ पॉसिबल है, आप करवा सकते हैं बच्चों को? यस मैम। करवा सकते हैं तो करवा के देखिएगा, बच्चों के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, बच्चे बहुत सारा याद रख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही उससे बहुत सारे अलग अलग शुरू होने वाले अक्षरों को लेके हम बता सकते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे जी। ये एक आपके समझने के लिए है, हम अंग्रेजी के स्पेलिंग में, जब हिंदी में बच्चा का हिंदी नाम होता है हमारा नाम, उसको जब अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाते हैं तो बहुत सारी बार गलती करते हैं वो, है ना। तो हिंदी के अक्षरों को, स्वर और व्यंजनों को अंग्रेजी के कौन से अक्षरों से बता सकते हैं, ये सिखाने के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। ठीक है, जैसे क के लिए KA, ख के लिए KHA। अभी हमारे पास तो ख है, लेकिन अंग्रेजी में ख के लिए कोई स्थान नहीं है ना, इसलिए उन्होंने K और H को मिला के ख का शब्द बनाया है। ऐसे बहुत सारे अक्षर है, जैसे भ, तो BH मिलके भ बनता है, थ नहीं है उनके पास तो TH करके थ करते हैं। तो हमारे इसलिए अक्षर ज्यादा है और उनके कम है, तो हम इस तरह से इनको मिलाकर अपने लिए अपने स्पेलिंग्स को अंग्रेजी में लिख पाते हैं। आप सब अपना नाम लिखते हैं, तो आप अपने नाम के लिए जैसे
मैं देख रही हूँ यहाँ पे यशोदा देवी, तो उन्होंने YASHODA यशोदा, तो श के लिए SH लगाया है। तो ये इस तरह से, तो ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि कौन से अक्षर के लिए कौन सा अंग्रेजी का शब्द वापरना चाहिए। जब गूगल पे आप टाइप करते हैं, यदि गूगल टाइपराइटर यूज करते हैं हिंदी का, तो आपके टाइपराइटर पे तो ABCD इंग्लिश होता है, लेकिन यदि गूगल हिंदी से टाइप करना है तो आप क्या करते हैं, इसी तरह से स्पेलिंग लिखते हैं तो अपने आप हिंदी में टाइप करता है ना। आप ऐसे लिखेंगे तो वो श आपको दो श बताएगा कि गोल वाला श या फिर प जैसा करके लाइन वाला श करते हैं, कौन सा आपको चूज करना है। तो ये चीजें यदि क्लियर होगी तो बच्चे आगे भी कंप्यूटर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जरूर सिखाइएगा बच्चों को जब भी आप फर्स्ट सेकंड के बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। जी ये मैम। आपके पास है, आप इसका उपयोग करते हैं, सिखाते हैं कभी बच्चों को? मैं सिखाया तो नहीं है मैम अभी। हाँ जी। आप सिखाते हैं, यस या नो? नहीं सिखाए हैं मैम। नहीं मैम, सिखाया नहीं है मैम, आप सिखाए हैं। जी, अभी जरूर सिखाइएगा, क्योंकि इन चीजों जी की, मैम। ये जो चीजें अभी सीख सकते हैं तो आगे यूज करेंगे बाद में, वरना तकलीफ पड़ती है। इवन मैंने तो कई बार देखा है कि पेरेंट्स आते हैं, उनके आधार कार्ड के अंदर नाम का स्पेलिंग गलत होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार जिसने नाम लिखवाया था उसको उसने गलत स्पेलिंग लिख दिया, तब उनका हर जगह गलत स्पेलिंग चलता है। तो ठीक है, ये बच्चों को जरूर सिखाइएगा आप लोग। नीरज जी, नेक्स्ट पर चलेंगे। जी मैम। जी मंजू जी, अच्छी बात है, आप सिखाती हैं तो बहुत बढ़िया। अभी वॉवेल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट वॉवेल होते हैं, एक लॉन्ग वॉवेल। हम हमारी हिंदी में छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, है ना, हम बड़ी और छोटी दो तरह की मात्राएं उपयोग करते हैं, है ना। छोटी का उच्चारण छोटा होता है, बड़ी का उच्चारण बड़ा होता है। उच्चारण से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी या बड़ी। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में क्या होता है, उनके उच्चारण उसके आगे पीछे आने वाले दूसरे वॉवेल या दूसरे कॉन्सोनेंट के हिसाब से उनका उच्चारण बदलता है। ठीक है। तो जो शॉर्ट वॉवेल है, जब आप डिक्शनरी में पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक रेफ जैसा कुछ लगाया हुआ है, तो उसका उच्चारण आपको छोटा करना है। और उसके स्पेलिंग आप देख सकते हैं, जैसे एप्पल, उसमें ए छोटा है, कैट, तो ए का उच्चारण छोटा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए दूसरी तरफ जो लॉन्ग वॉवेल है, उसमें ए के ऊपर एक लकीर की हुई है, मतलब उसको लंबा बोलना है ना। रेफ किया है तो छोटा बोलना है, ए के ऊपर लकीर है मतलब उसका उच्चारण लंबा होगा। ठीक है। तो वहां पे उदाहरण है PAIL, पेल, है ना। बाल्टी जो होती है उसको पेल कहा जाता है। तो वो कैट की तरह छोटा नहीं बोलेंगे, उसको ए को लंबा बोलना पड़ता है, पेल। ठीक है। तो ये इसके उच्चारण के तरीके हैं। तो ये शॉर्ट वोवेल AEIOU, तो ई में बेल, लेकिन बड़ी ई में व्हील। ठीक है। ये इस तरह के उदाहरण। आई में जैसे FISH, फिश, उसमें छोटा आई है, लेकिन PIE, पाई, उसमें बड़ा ई है। तो जैसे अक्षर बदलते हैं, जिसके पीछे ई लगाया तो आई का उच्चारण बड़ा हो गया। ठीक है। ये इस अलग अलग उसके उदाहरण है। अब जैसे इधर देख सकते हैं, OTOP, टॉप, लेकिन BOAT, ओ के पीछे ए लगा तो ओ का उच्चारण बड़ा हो गया, तो वोट। ठीक है। वैसे ही CUP, कप, लेकिन MULE, म्यूल, तो वो यू का उच्चारण पीछे ई लगा और उसका उच्चारण यू हो गया। तो ये छोटे और बड़े स्वर। मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है कि सबको समझ आया? यस, नो? नहीं मैम, सब ठीक है। सभी को जवाब देना है। जी मैम। सभी को समझ आया? जी मैम। जी मैम, आ गया मैम। जी। जी, बढ़िया। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा है कि मुझे मंजू जी नहीं आया, क्या समझ नहीं आया आपको? नहीं मैम, समझ आ गया, गलती टाइप हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का टॉपिक ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी आपको देने के लिए, तो शायद इंटरेक्शन बातें कम हो,
लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं ये आपसे कंफर्म करती रहूंगी, ठीक है। नीरज जी प्लीज हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमने बेसिक समझ लिया, स्वर और व्यंजन है ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ लिए। अभी वोवेल और कॉन्सोनेंट से शब्द बच्चों को सिखाना है, तो आप कैसे शुरू करेंगे? इसकी लिस्ट मैंने मैंने ये पीडीएफ में आपसे बाद में शेयर करूंगी। इसमें जिस तरीके से सिखाया है, आप बच्चों को उसी तरीके से सिखाना शुरू करना। सबसे पहले सीवी या वीसी वर्ड। सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वोवेल। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, वोवेल मतलब स्वर, ठीक है। तो सीवी या वीसी, तो वी इसमें रेड से लिखे हैं और सी उसमें ब्लू से लिखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए एस, एज, ए टी, एट, तो ये हुए वीसी वर्ड। बीई, बी वाई, एच ई, ये हुए सीवी वर्ड्स। तो सबसे पहले जब बच्चों को आप स्पेलिंग लिखना सिखाते हैं, जैसे सीनियर केजी वगैरह में अब एबीसीडी सीख ली, फोनिक बच्चे ने सीख लिया, उसके बाद जब शब्द लिखना शुरू करवाना है, तो सबसे पहले 2 लेटर्स सीवी वर्ड्स या वीसी वर्ड्स, ठीक है, आप इसको सिखाएंगे। इनको लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को। जब ये याद हो जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सीवीसी वर्ड पर। सीवीसी मतलब पहले कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, है ना। इसको बोलते हैं 1 सिलेबल वर्ड। क्या बोलते हैं? 1 सिलेबल वर्ड। 1 सिलेबल मतलब जिसमें सिर्फ एक वॉवेल आता है, मतलब एक ही मात्रा होती है, ऐसे छोटे 3 अक्षर वाले शब्द सिंगल वॉवेल सीवीसी वर्ड्स कहा जाता है। इसके अंदर पांचों वॉवेल से सारे शब्द सिखाया जाता है। बीच में ए आए, ऐसे बहुत सारे, फिर बीच में आई आए, बीच में ई आए, बीच में ओ आए और बीच में यू आए। ऐसे पांचों वॉवेल वाले बहुत सारे शब्द सिखाए जाते हैं। तो बच्चों का बहुत सारे शब्दों का मतलब ज्ञान हो जाता है। सिर्फ आप 5 वॉवेल के अलग अलग शब्द, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे यदि पांचों वॉवेल के शब्दों की, तो बहुत लंबी बनती है, बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। 3 लेटर वाले छोटे छोटे सिंगल सिलेबल के। तो आप सबसे पहले बच्चों को सीवीबीसी वर्ड वर्ड होने के बाद सीवीसी वर्ड्स इन पांचों वॉवेल के साथ जरूर सिखाइए, ठीक है। यदि आपको कहीं तकलीफ होती है, आप नेट पे सर्च करेंगे ए साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड, ओ साउंड वर्ड, आई साउंड वर्ड, सारे आपको मिल जाएंगे, ढेर शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले बच्चों का इस पे अच्छे से पकड़ आ जाए, उनको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप चलेंगे सीवीसीसी वर्ड्स। सीवीसीसी मतलब कॉन्सेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, जिसमें पीछे 2 कॉन्सोनेंट लगते हैं। सिलेबल एक ही होगा इसमें, मतलब ये एक ही स्वर स्वर होगा, पीछे 2 हमारे आएंगे, ठीक है। तो अभी ये कैसे हो सकते हैं? BALD बाल्ड, ठीक है, GOLD गोल्ड, तो पीछे 2 कॉन्सोनेंट आए, ठीक है। तो इस तरह के शब्द, तो हम सीवीसीसी शब्द इसके बाद बच्चों को सिखाते हैं। समझ आ रहा है आप सबको? आप जितने शब्द सिखाते हैं, आप इसको समझ पा रहे होंगे। यस और नो? यस मैम। क्लियर है सबको? ठीक है। जी मैम। सीवीसीसी के बाद एक और नया एग्जाम्पल है, सीवीसी और सीवीवीसी। सीवीसी मतलब जिसमें एक वॉवेल आता है, और सीवीवीसी जिसमें बीच में 2 वॉवेल आते हैं। अभी जैसे हमने शॉर्ट और लॉन्ग में सीखा, है ना। अभी मैं सब एग्जाम्पल देती हूँ। MAN मेन, मैन, MAN मैन, और MAIN मेन। उच्चारण में फर्क समझ में आ रहा है? ADD एड और AID एड, है ना। वैसे ही BED बेड, लेकिन BEAD बीड, ई का उच्चारण बड़ा हो गया। RAN रेन, लेकिन RAIN रेन, ठीक है। तो ये CVVC वर्ड्स कहलाते हैं, जिसमें बीच में 2 वॉवेल्स आते हैं, ठीक है। हम जो बड़ी मात्रा वाले वॉवेल्स हैं, बीच में 2 वॉवेल्स उसके अंदर आते हैं, वो CVVC वर्ड्स कहलाते हैं। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। जी। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है सीवीसी और सीवीवीसी के। AMM और AIM एम, ठीक है। LAD लेड, LAID लेड, ठीक है। PAN पेन,
PAIN पेन। तो ये CVC और CVVC जहाँ पे दो वॉवेल होते हैं तो कैसे उच्चारण बदलता है, ये उसके एग्जाम्पल है। SET सेट, SEAT सीट। ठीक है, तो ये उसके उच्चारण उदाहरण बहुत सारे हैं, आप उसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप ये यदि बच्चों को समझ में आ गया, उसके बाद आप CVCE वर्ड्स पे चलेंगे। इसको CVCE वर्ड्स को मैजिक वर्ड, मैजिक ई लेटर वर्ड भी बोलते हैं। मतलब जो ई है जब भी इसके पीछे लगता है तब वो क्या करता है, जो आगे आने वाला वोवेल है उसको मजबूत करता है और उसको अपनी आवाज देता है। वो कैसे, देखिए, BAKE बेक, ए का उच्चारण हमने ए सिखाया था, तो ये उसको पूरा उच्चारण होता है। BAKE बेक, CAKE केक, ठीक है, CANE केन, CN कैन। तो ए का उच्चारण छोटा हो गया, लेकिन जब पीछे ई आया तो आगे का उच्चारण बड़ा हो जाता है। अभी दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ई का आई का उच्चारण है ना, आई का उच्चारण हम करते हैं PIT पिट, है ना, NIB निब, लेकिन यहाँ पे DINE डाइन। आई का उच्चारण भी आई ही होगा जब पीछे ई लगेगा। ठीक है, तो ये मैजिक ई वर्ड कहे जाते हैं। इसको जब बच्चों को आप सिखाते हैं उसको बोलो मैजिक ई। जादू होता है कि पीछे ई लगा तो आगे वाला वॉवेल मजबूत हो जाता है, वो अपनी आवाज निकालता है। जैसे ROD रॉड, लेकिन ROD रोड। समझ आया? तो ये ओ का उच्चारण पूरा ओ होता है। CONE कोन, HOSE होज, ठीक है, WOKE वोक। इसमें उच्चारण उसका बढ़ जाता है, इसलिए इसको मैजिक ई वर्ड्स भी कहे जाते हैं। तो जब बच्चे CVC वर्ड, CVVC ये सारे सीख लेते हैं, उसके बाद उनको मैजिक ई वर्ड सिखाने चाहिए। ये मैं जिस तरीके से सिखा रही हूँ, अंग्रेजी बेसिकली किस तरीके से किसके बाद क्या सिखाना है, ये उसका सही तरीका है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा कि इन शब्दों के बाद इन शब्दों को सिखाया जाता है। ठीक है, आप सबको मैजिक ई वर्ड समझ आ गया? सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है, नीरज जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद आता है अगला, ब्लेंड्स। ब्लेंड मतलब हम जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्ताक्षर। कोई मुझे बताएगा संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? किसी को पता है? संयुक्ताक्षर हम हिंदी में सिखाते हैं बच्चों को। संयुक्ताक्षर क्या होता है हिंदी में? कोई तो बोलिए। नहीं पता? नहीं मैम। संयुक्ताक्षर वो होता है जिसमें दो अलग अलग अक्षरों को जोड़कर एक को आधा करके दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कुत्ता, तो आधा त और पूरा त, है ना। रंग, या तो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं या हम आधा भी न जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब चम्मच, तो आधा म और पूरा म जोड़ा, तो ये सारे हुए संयुक्ताक्षर। ये होते हैं संयुक्ताक्षर जब दो अक्षरों को जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है। वैसे ही अंग्रेजी के अंदर ब्लेंड कहा जाता है इसको। ब्लेंड मतलब जहाँ पे दो अलग अलग व्यंजन को जोड़कर कोई एक नई आवाज, आप यहाँ पे ब्लेंड शब्द खुद ही उससे बना हुआ है, ब और ल, है ना, दो अलग आवाज है, दो अलग साउंड है, उन दोनों को मिलाकर एक नया साउंड बनता है। तो BLEND ब्लेंड, पीछे न और ड को भी जोड़ा गया है। ठीक है, BLACK ब्लैक, ठीक है, CLOCK क्लॉक, CLIP क्लिप, क और ल को जोड़ा गया। FLAG फ्लैग, तो फ और ल को जोड़ा गया। GLASS ग्लास, ग और ल को जोड़ा गया। तो इस तरह से जब दो अलग आवाज को, दो अलग व्यंजन को एक साथ जोड़कर जो आवाज बनती है उसको ब्लेंड कहा जाता है। ब्लेंड दो तरीके के होते हैं, एक शुरू में भी आते हैं, एक पीछे भी आते हैं। जो पहला अक्षर है हमारा वो इस ब्लेंड का उदाहरण है ना। BL आगे आया एक ब्लेंड, और ND पीछे आया एक ब्लेंड, है ना। ये दो ब्लेंड से मिलके बना हुआ है और बीच में एक वॉवेल है।
तो ये कहे जाते हैं ब्लेंड्स, जब दो व्यंजन मिलके एक नया उच्चारण बनाते हैं। जैसे SNOW स्नो, ठीक है, SLIP स्लिप, SMILE स्माइल, स और म जुड़ा, स और ल जुड़ा, SPY स्पाई, तो स और प जुड़ा, तो इसको कहा जाता है ब्लेंड। राइट साइड में जो है आपको मैं PDF शेयर करूंगी, फिर आप में देखिएगा, उसमें हर एक जितने भी ब्लेंड्स मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे ब्लेंड्स दिए हुए हैं, जैसे BL, CL, FL, GL, PL, थैंक यू नीरज जी, SL, उससे कितने सारे शब्द बन सकते हैं उनके उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको कहा जाता है ब्लेंड। तो एटलीस्ट सेकेंड स्टैंडर्ड का जो आपका बच्चा है, या थर्ड स्टैंडर्ड का, दूसरी या तीसरी कक्षा का बच्चा, उसको ये ब्लेंड आने चाहिए, उसको ब्लेंड पढ़ना आना चाहिए। तो जब आप फोनिक सिखाएंगे तो उसको ब्लेंड पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। फोनिक आते होंगे, वो इस ब्लेंड को आसानी से बोल सकता है। ठीक है, इसी तरह से और भी नीचे है CR, DR, FR, GR, PR, TR, आर बहुत सारे शब्दों में ब्लेंड में यूज होता है। R और L मैक्सिमम यूज होते हैं। ये दो ऐसे लेटर हैं जो दूसरों के साथ मिलके ब्लेंड्स बनाते हैं। तो बहुत सारे, हम इसमें से काफी सारे शब्द हैं जिसका हम हर रोज उपयोग भी करते हैं, है ना। फ्री, ग्रे, फ्रॉग, फ्रॉम, फ्रीज, ये हमारे रोज के उच्चारण के। ट्रेन, ट्रेवल, ट्रैक्टर, प्रे, प्रैक्टिस, प्रिफर, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिसका हम रोज उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेंड्स इसलिए उनके लिए आना बहुत जरूरी है बच्चों को, और वो पता होना चाहिए कि ब्लेंड है। जहां तक मुझे याद है, मैंने शायद आप में से किसी का TLM देखा है, आपके फोटोग्राफ देखे, वहां पे ब्लेंड्स के भी TLM है आपके पास। आप ABCD वाले सिखाते हैं, कुछ रेड कलर में व्हाइट से लिखे हुए ऐसे आपके पास कार्ड्स हैं। किसी के पास, मैंने आपके किसी के फोटोग्राफ में देखे, आप बच्चों को जब सिखाते हुए अपने वीडियो भेजा है, तो वहां पे ब्लेंड्स का भी आपके पास पड़े हुए हैं। आई हैव सीन, मैंने कहीं किसी का देखा है। जी मैम, किसका हाय देखा मैम। तो वो याद। जी, हाँ मैम, है मैम, मेरे पास भी है। हाँ जी, मैंने कहीं आपके फोटो में, वीडियो में कहीं देखा है कि आपके पास ब्लेंड के भी है। तो अभी वो ब्लेंड बच्चों को बोलना सिखाएगा। जब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वो TLM है, ब्लेंड बने हुए हैं, BL लिखा हुआ है, उसके पीछे आप A, N और D, तो ब्लेंड, तो आप उसको E, अब ACK, ऐसे आगे दूसरे अक्षर लगवा के पूरा स्पेलिंग बनवा सकते हैं बच्चों के साथ, और उनको बोलना सिखा सकते हैं। वो जो आपके पास सारे ABC, सारे अल्फाबेट के भी अलग अलग कार्ड्स हैं और ब्लेंड्स के भी कार्ड हैं, तो आप उनको हर रोज एक एक ब्लेंड लेके इस तरह से स्पेलिंग बनाना सिखा सकते हैं। तो ये तीसरी चौथी के बच्चे आराम से सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो उनकी वोकेबलरी, मतलब उनके जो डिक्शनरी अपनी खुद की, उनको कितने शब्द आते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी हो जाएगी। और ब्लेंड आना मतलब बहुत सारे शब्दों को पढ़ना इजी हो जाता है। तो प्लीज बच्चों को सिखाइएगा। और आपके पास DLM है तो उसका उपयोग करिए, नहीं है तो आप कार्डबोर्ड लीजिए, उस पे उसके ऊपर लिख डालिए उसको थोड़ा मोटा सा कलर से या ब्रश से, और उसके बाद उसके ऊपर सेलो टेप चिपका दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, बच्चे कैसे भी उसको पकड़े रखे, बार बार उठाए, वो एज इट इज रहेगा। तो वो यदि नहीं भी है किसी के पास, तो आप अपने आप बना सकते हैं, शीट के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर उसको लिख दीजिए सारे ब्लेंड्स, और उसके ऊपर सेलो टेप चिपका दीजिए। तो वो वैसा ही रहेगा, मजबूत हो जाएगा, खराब नहीं होगा, और आप उसको बच्चों के हाथ में दे सकते हैं। बच्चे उसको रख के पूरे स्पेलिंग बना के आपको बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी नीरज जी, अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। ब्लेंड्स के बाद आता है डायग्राफ। ग्राफ मतलब अक्षर, डाय मतलब दो, जहाँ पे दो अक्षर एक साथ मिलके एक अक्षर, एक उच्चारण बनाते हैं। ब्लेंड में क्या होता था, दो उच्चारण आधे आधे इकट्ठे होते थे, है ना। हमने जैसे ब और ल, ब्ल, तो ब हमने आधा बोला, ल पूरा बोला, ठीक है, तो वो डेढ़ उच्चारण, मतलब एक पूरा एक उच्चारण दो मिलके होता था। लेकिन यहाँ पे डायग्राफ के अंदर क्या होता है, दो अक्षर तो मिलते हैं लेकिन उच्चारण उसका एक ही होता है। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि अंग्रेजी के अंदर सिर्फ 21 ही व्यंजन है, लेकिन हमारे पास 36 है। तो वो जो बाकी के बचते हैं, जैसे मैंने बताया, भ के लिए BH, श के लिए SH, तो इस तरह से ये जो अंग्रेजी के अंदर अलग अलग इनको मिला के एक उच्चारण बनता है, उसको कहा जाता है डायग्राफ। ठीक है, दो अक्षरों को मिला के एक उच्चारण। तो जैसे च से चम्मच हम लिखते हैं, उसको इंग्लिश में हम CH लिखते हैं। CH, च का उच्चारण
अंग्रेजी में होता है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक लेटर या अलग से, जैसे हमारे में च लिखा हुआ है, हमारा अलग है च, उनके पास ऐसा कोई अलग च नहीं है। वो सी और एच को मिला के च का उच्चारण लिखते हैं। तो BENCH बेंच, CHAIR चेयर, CHAMP चैम्प। ठीक है। सी के दोनों को मिला के उच्चारण सिर्फ एक ही होता है, क। और हमेशा ये पीछे आता है। ठीक है, ये सी के हमेशा पीछे आता है। तो बैक, ब्रिक, क्रैक, क्लक, डक, फ्लिक, जैक, लिक, प्लक, स्नैक, स्टक, ट्रक। ठीक है, ये हमेशा सी और के मिला के उच्चारण सिर्फ एक ही अक्षर होगा, क। कई बार बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो वो बोलते हैं दो दो क्यों लिखना है, क्योंकि पर इन दोनों का उच्चारण एक ही होता है, इसलिए दो लिखना है। ये अंग्रेजी के नियम है। ठीक है, वैसे ही NG, ये भी हमेशा पीछे आने वाला उच्चारण है, डायग्राफ है जो हमेशा पीछे लगता है। NG मतलब अंग, हम जिसको अंग हम बिंदी लगा के करते हैं अंग, उसको ये बैंग, ब्रिंग, क्लंग, फैंग, किंग, लंग, प्रॉन्ग, रिंग, स्लैंग, स्प्रिंग, स्विंग, टोंग, जिंग। ठीक है, सब में पीछे लगता है ING। उसके बाद है PH। PH आगे पीछे दोनों जगह लगता है ना, जैसे फोनिक में हमने PH आगे लगाया, अल्फाबेट में बीच में आता है फ। इसका उच्चारण फ होता है, हम लोगों के पास फ अलग से है, अंग्रेजी में उसको P और H को मिला के फ बनता है। उसके बहुत सारे हैं, ग्राफ, लिम्फ, मॉर्फ, निम्फ, फेज, फोबिया, फोन, फोनिक्स, फोटो, फ्रेज, ट्रॉफी। ठीक है, जैपर। तो ये फ के उच्चारण, ये भी डायग्राफ है। ऐसे ही आगे ये है क्व। क्यू और यू हमेशा साथ में आता है। आप डिक्शनरी खोलना, क्यू कभी भी कहीं भी अकेला उपयोग में नहीं होता है। क्यू एक ऐसा लेटर है जिसका अकेला उपयोग कभी नहीं होता है, वो हमेशा यू के साथ आता है। ठीक है, तो क्यू के साथ यू लग के वो क्व, उसका उच्चारण होता है क्व। ठीक है, तो क्विट, क्वैक, क्वाड, क्वीन, क्वेस्ट, बहुत सारे हैं। आप उसको बच्चों को सिखा सकते हैं इनको कैसे बोलना। ये जो मैं आपको बारीक एक एक चीजें अलग अलग बता रही हूँ, आप जब बच्चों को ये चीज एक एक खुद पढ़ के और उनको पढ़ना सिखाएंगे, तब उनके लिए पढ़ना इजी होगा, नहीं तो ये चीजें पढ़ना मुश्किल है। बहुत सारी चीजें जब एक साथ देंगे आप, तब वो लोग इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे डायग्राफ। अभी ब्लेंड और डायग्राफ का डिफरेंस समझ में आया आपको? ब्लेंड क्या होता है और डायग्राफ क्या होता है? कौन मुझे बताएगा एक बार? प्लीज बताइए, कौन बताएगा? बिना पूछे मैं जी आगे नहीं मैम, ब्लेंड बढ़ूंगी। होता है जो, जी, हेलो जी मैम। बोलिए। ब्लेंड होता है जो आधा आधा वाइक को जो रहता है उसको जोड़ के बोला जाता है। और डायग्राम में जो होता है वो जैसे CH उसको जोड़ के बोला जाता है, CK उसके उसको मतलब बोला जाता है एक जैसे शब्द के लिए, हाँ, चा के लिए उसका CH उच्चारण एक बोला होता है, जाता है। डायग्राम का उच्चारण एक होता है। जी, बिल्कुल सही है। जी मैम। ब्लेंड में दो अक्षर, दो उच्चारण आधे आधे मिलके एक बनता है, लेकिन डायग्राफ में उच्चारण एक ही अक्षर होता है। एक ही ठीक है, होता ये है। दोनों के जी बीच में मैम। फर्क है। जी, बहुत जी मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीरज जी, थैंक हम यू। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक और चीज ले आई, इसके नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको मतलब याद रखिएगा। ये है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग क्या होता है? जहां पर दो स्वर, इसके पहले हमने ब्लैंड देखा, वहां पे क्या होता था, ब्लैंड के अंदर दो व्यंजन, दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन जब दो स्वर एक साथ इकट्ठे होंगे, या एक स्वर और एक व्यंजन इकट्ठा होगा और एक नया स्वर का आवाज निकालता है। ब्लैंड के अंदर व्यंजन की आवाज आती है, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर हमको साउंड आएगा डिप्थोंग में स्वर का, है ना। जैसे ड्रॉ बोलते हैं हम, DRAW, तो डब्ल्यू के लिए व का उच्चारण नहीं होता है, वो ए के साथ उसको मजबूती देता है और स्वर बनाता है ड्रॉ, है ना। डबल ओ, तो FOOD, फूड, बड़ा हो गया ओ। ठीक है, OI, तो OIL, ऑयल, है ना। तो OE दोनों मिलके उच्चारण होता है। वैसे ही AU,
तो पॉल, PAUL, पॉल, FAULT, फॉल्ट। तो ये स्वर के, लंबे स्वर के उच्चारण होते हैं। डिप्थोंग के अंदर स्वर के उच्चारण होते हैं, उच्चारण स्वर का होगा, और जो हम यूज करते हैं वो भी वोवेल होते हैं, स्वर होते हैं, या स्वर और व्यंजन मिलके बड़े स्वर का उच्चारण करते हैं। स्वर बड़ा जो होता है, हम जैसे बड़ाई, बड़ाऊ, औ, आए, है ना, ड्रॉ, ड्रू, एंड KNEW, न्यू, है ना, KNOW, नो। तो वो ओ बड़ा होता है, यू बड़ा होता है, तो ये बड़े उच्चारण करते हैं, इनको कहा जाता है डिफ्थोंग। क्लियर है कंसेप्ट आपको? क्या? ये मैं PDF आपके साथ पूरी शेयर करूंगी, आप लाइन से बच्चों को सिखा सकते हैं, इसी तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं है ना, रात को कहाँ मिलेगा, रात में दुकानदार खुला नहीं रखता है, सुबह खुलता है, समझिए। समझ आ रहा है सबको? हमने 3 चीजें सीखी, हमने पहले ब्लेंड सीखा, फिर हमने डायग्राफ सीखा, और अब हमने डिप्थोंग सीखा। ये तीनों चीजें अलग अलग है, इनका उपयोग अलग है, उच्चारण अलग है। आपको क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कोई? नहीं मैम। सबको समझ आ गया? यस या नो आप लिख के भी जवाब दे सकते हैं। सबको समझ आ गया? क्लियर है सबको? जी मंजू जी, जी मीना जी। जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, धीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इसके बाद एक और चीज होती है, जी मीना जी, साइलेंट लेटर्स। बहुत सारे हम ऐसे पढ़ते हैं अक्षर जिसमें लेटर साइलेंट होते हैं, जिसमें उसका उच्चार नहीं होता है। हमारे हिंदी, संस्कृत, ये ऐसी भाषा है कि जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो लिखा अलग जाता है, बोला अलग जाता है। अभी जैसे पहला एग्जांपल है H साइलेंट, इसमें ह बोला नहीं जाता है, लेकिन स्पेलिंग में H लिखा जाता है। जैसे ACHE, एक, है ना, हम बोलते हैं ना बॉडी एक, हेडेक हो रहा है, मतलब हेड एक, सिर दर्द, स्टमक एक, बॉडी एक, तो एक मतलब दर्द। वैसे एंकर, एंचर नहीं बोला जाता है, इसको एंकर कहा जाता है, क्योंकि H जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे उसका आवाज नहीं आता है। जी बंधु जी, थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश करिए, फिर से नेटवर्क आ जाएगा। तो ऐसे ही कैरेक्टर, कैरिस्मा, केमिकल, क्लोरीन, कॉयर, कॉर्ड, है ना, कोरियोग्राफ, क्रोम, इको, घोस्ट। तो ये इस तरह के हैं उच्चारण जिसमें ह का उच्चारण नहीं होता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लेटर्स आपके साथ शेयर किए हैं। ये ऐसे हैं जिसमें जी का उच्चारण नहीं है, के का नहीं है, के का उच्चारण के शुरुआत में होता है और उसका उच्चारण नहीं है। जी हमेशा बीच में आता है जहां पे उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो अलाइन, असाइन, बीइंग, कैंपियन, है ना, देन कोलोन, कंसाइन, इसमें जी का उच्चारण कहीं भी ग की तरह नहीं होता है, वो आगे पीछे के उसके साथ साइलेंट रहता है। अभी आप देखिए क का उच्चारण, क हमेशा शुरुआत में आता है और उसका उच्चारण नहीं होता है। नीड, नी, नील, न्यू, निकर्स, नाइफ, नीट, नाइट, नॉब, इसमें उसके बाद आने वाले अक्षर का उच्चारण होता है, लेकिन क का उच्चारण नहीं होता है। वैसे ही साइलेंट सी, एसेंड, एसेंट, क्रिसेंट, स का उच्चारण हो रहा है लेकिन सी का क उच्चारण नहीं हो रहा है। डिसिप्लिन, फ्लोरोसेंट, मसल, ऑब्सेंस। ठीक है, तो ये सारे लेटर जिसमें सी चुप रहता है। वैसे ही साइलेंट डी, वेनसडे, जो लोग उच्चारण करते हैं वेडनेसडे, वो गलत है, इट इज वेनसडे, डी का उच्चारण नहीं होगा। सैंडविच, इट इज नॉट सैंडविच, इट इज सैंडविच, है ना। हैंकरचीफ,
इट इज नॉट हैंडकरचीफ, इट इज हैंकरचीफ। हैंडसम, सब लोग बोलते हैं हैंडसम, लेकिन ड का उच्चारण नहीं होता, ये हैंडसम होता है। ठीक है, वैसे ही पी साइलेंट, पी हमेशा शुरुआत में होता है और वो साइलेंट होता है। साइकिक, साइकोलॉजी, निमोनिया, सुडो, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपी, साइकोटिक। ठीक है, ये सारे उच्चारण है जिसमें पी शुरुआत, पी के की तरह आगे लगता है और साइलेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल का एल जो है वो साइलेंट। BALM, बाम। ALMOND, आमंड। इट इज नॉट आलमंड, बादाम को क्या बोलते हैं? आमंड, आलमंड नहीं बोलते हैं। बाम, जो आप सिर दर्द पे लगाते हैं हम, तो हम उसको बाम बोलते हैं, स्पेलिंग लिखा जाता है BALM। वैसे ही काफ, काम, चौक, कुड, फॉक, हाफ, है ना, HALF, हाफ। सेमन, शुड, टॉक, ये सारे हैं जिसमें ल का उच्चारण नहीं होता है। वैसे ही साइलेंट यू, उगाटे, बिस्किट, है ना, बिस्कुट नहीं कहा जाता है, इट इज बिस्किट। बिल्ड, BUILD, लेकिन प्रोनाउंस होता है बिल्ड, यू का उच्चारण नहीं होता है। सर्किट, डिसगाइज, गार्ड। ठीक है, गेस्ट, गेस्ट, ये सारे उच्चारण जिसमें यू का उच्चारण नहीं होता है, यू साइलेंट है यहाँ पे। यू आप देखेंगे जनरली बीच में आता है, मतलब किसी भी स्वर के, दूसरे किसी स्वर के पहले आता है और चुप रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइलेंट बी। ये सारे ऐसे लेटर हैं जिसमें बी पीछे आता है या कहीं लास्ट में बीच में आता है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे बॉम्ब, है ना, बॉम्ब गिराया, बॉम्ब गिराया नहीं बोलते, बॉम्ब गिराया। क्लाइम, कॉम, कॉम मतलब कंघा, है ना। क्रम, डेप्थ, डेप्थ, व उच्चारण पूरा नहीं होता है। डाउट, व उच्चारण बिल्कुल भी नहीं होता है। डम, यानी जो बोल नहीं सकता है, जो मूर्ख है, हम उसके लिए डम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब का उच्चारण पूरा नहीं होता है। वैसे साइलेंट टी, एपोसल, ब्रिसल, पसल, कैसल, फासन, लिसन। ठीक है, यहाँ पे टी का उच्चारण लिसन, मॉइसन। तो यहाँ पे ट का उच्चारण नहीं होता है, स्पेलिंग में जरूर आता है। वैसे ही लास्ट में आप देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब व, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। शॉर्ट, होल, रैक, रैप, रैपर, जो किसी भी चीज के ऊपर लपेटा होता है रैपर, उसका लिखा जाता है डब्ल्यू से, लेकिन बोलते हैं रैपर, है ना। रैट, रेट, रैक, रैकेज, रेंच, रेसल, रेस्ट। तो ये सारे हैं जिसमें डब्ल्यू शुरुआत में आ रहा है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। तो ये सारे साइलेंट लेटर है और ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका उच्चारण नहीं। अब इसको कैसे सिखाना है, जैसे इसके अंदर लिखा है उसको अलग कलर से लिखा है ताकि वो ना पढ़ा जाए और उसके अलावा पढ़ा जाए। तो जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो ऐसा करिए, उसको हल्का लिखिए या कुछ इस तरीके से कि वो कम दिखाई दे ताकि उसका उच्चारण ना करे बच्चे। तो जब बच्चों को सिखाना है तो आपको या तो हम ये कर सकते हैं किसी चार्ट पेपर के ऊपर लिख के, तो बाकी सारे अक्षर ब्लैक से लिखिए, लेकिन जिसको साइलेंट रखना है उसको पिंक कलर से या येलो कलर से लिखिए ताकि उसका उच्चारण ना करे। तो जब आप बच्चों को सिखाना है इस तरह के लेटर, तो आप अपने आप खुद TLM बनाइए और उस TLM में जो साइलेंट रखना है उस लेटर को अलग कलर से लिखिए और बच्चे को बोलिए इस कलर वाले शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, उसके सिवा बाकी का उच्चारण करना है। तो ये साइलेंट लेटर सिखाने का तरीका है, उनको समझ में आएगा कि कौन सा लेटर नहीं बोलना है। ठीक है, ये साइलेंट के रूल्स उनको क्लियर हो जाएंगे। तो हमने साइलेंट लेटर पढ़े, कुछ होते हैं जो शुरुआत में आते हैं, कुछ होते हैं जो एंड में आते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में आते हैं। जैसे के शुरुआत में आता है, पी शुरुआत में आता है ना। बी हमेशा मोस्टली पीछे आता है। तो ये एक अंदाजा होना चाहिए, जब भी कोई नया स्पेलिंग आता है बच्चे को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये साइलेंट हो सकता है क्योंकि वो इस पोजीशन पे, इस जगह पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक कोई डाउट है? हमने जितना सीखा, हमने नो मैम। वोवेल कॉन्सोनेंट से शुरू किया, CVVC सारे वर्ड्स देख लिए, ब्लेंड देखा, डायग्राफ देखा, डिप्थोंग देखा, उसके बाद हमने साइलेंट लेटर्स देखे। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को किसी में कोई डाउट है?
नो मैम। नहीं है? समझ आया? जी मैम। जी। अभी इसके बाद एक जो हम शब्द के बाद आते हैं वाक्य के ऊपर। जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसका हर एक जो शब्द होता है वो एक किसी एक कैटेगरी को बताता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से होता है ना? आप हिंदी में जरूर मतलब जैसे पढ़ते हैं, संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है, आप सबने पढ़ा है। सेम वैसे ही जैसे हम हिंदी में होते हैं शब्द और उनका उपयोग होता है, सेम वैसे ही अंग्रेजी में होता है, सिर्फ हमको पता लगाना है कि उसको क्या कहते हैं और कैसे उपयोग होगा। इनको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है इनको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स स्पीच। ऑफ स्पीच जो है वो 9 तरह के होते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। अभी संज्ञा को अब आप सिखा रहे हैं तो आप संज्ञा को कैसे सिखाएंगे? बच्चों को एक बोलिए, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप तो ये समझिए कि जितनी भी चीजें हैं उनको आवाज आ गई, ठीक है, वो बोल सकती है आपके साथ। तो आप उनसे पूछिए कि तुम्हारा नाम क्या है, और यदि वो चीज जवाब दे सकती तो वो बोलेगी नाउ, मेरा नाम ये है। तो यदि किसी का कोई नाम है तो वो नाउन है ना? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी एक विचार का नाम। कोई सोच है, ये ताकत है, तो ताकत इज नाउन, है ना? हम समझ सकते हैं उसको, फील कर सकते हैं। समझदारी हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। समझदारी कुछ होती है, बेवकूफी कुछ होता है, ताकत कुछ होती है। तो जिस चीज को हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम पहचान है, वो नाउन है सारे। ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि जो नाउन का कलर है वो जामुनी जैसा, कुछ पिंक जैसा कलर है। अभी सामने जो सेंटेंस लिखा है उसके अंदर जो नाउन है जितने भी, वो सेम उसी कलर से लिखी हुई है। तो कौन सा अक्षर लिखा हुआ है वहां पे पिंक कलर से ऐसे? कौन सा शब्द है जो पिंक कलर से है? बॉय। यस। तो बॉय इज नाउन, है ना? यस मैम। एक और है, डॉग। ये यस, डॉग, ये भी नाउन है। और उसके नीचे रेस्क्यू, वो भी नाउन है। तो ये जो आप सामने सेंटेंस लिखा है वो बता रहा है कि कौन सा हिस्सा है वो। जैसे THE द, वो नीले कलर से लिखा है, तो वो आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल जो होते हैं वो किसी भी नाउन के आगे लगते हैं और वो हमको उसकी पोजीशन बताते हो नाउन की। मतलब वो अ या एन लगा मतलब वो एक है, और द लगा तो वो खास है। आर्टिकल 3 होते हैं, ठीक है? द लगा तो वो खास है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, मैंने आगे सारे इसको एक एक को डिटेल में बताया है ना? वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो वर्ब। मैं इसको हर एक को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नाउन तो आपको सबको समझ में आ गया। नीरज जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने इन सबको डिटेल में लिया है जी। नाउन हमने देख लिया, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी इसको जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सिखाने के। जैसे मैंने कहा, बच्चों को बोलिए बहुत सारी चीजें रखिए और उनको बोलिए कि इनको अलग अलग करो। प्राणियों को अलग लिखो, इंसानों का नाम है तो अलग लिखिए, किसी जगह का नाम है तो अलग लिखिए। आप बहुत सारे कार्ड के ऊपर अलग अलग चीजें, जगह के नाम, इंसानों के नाम, जानवरों के नाम लिख के इकट्ठा कर दीजिए। और 4 जगह बना दीजिए, 4 गोले बना दीजिए और उनके नीचे लिख दीजिए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। बच्चे को बोलिए आपके हाथ में जितने कार्ड है आप वो नाम पढ़ो। यदि वो किसी व्यक्ति का नाम है तो पर्सन वाले गोले में रखो, यदि वो प्लेस का नाम है तो प्लेस वाले गोले में रखो। तो आप एक खेल की तरह बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नोटबुक में करवाना है तो आप ऊपर सारे एक साथ बोर्ड पर लिख दीजिए और बच्चों को बोलिए कि 4 अलग कॉलम बनाए, है ना? लकीरें खींच के 4 लाइनें, 4 कॉलम अलग बनाए। और फिर आप एक एक नाम पढ़ते जाइए। बच्चे को वो नाम यदि पर्सन का है तो उसको पर्सन वाले कॉलम में लिखना है, यदि एनिमल का है तो एनिमल में लिखना है। तो आप इस तरह से खेल के माध्यम से भी बच्चों को नाउन आसानी से सिखा सकते हैं। तो जब भी नाउन सिखाना है, कोई एक्टिविटी के साथ सिखाना, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, कोई भी क्रिया हो रही है वो दिखाई जाती है, वो एक्शन। अभी इसमें वर्ब जो होती है वो 4-5 तरीके से लिखी जाती है। एक ही वर्ब को 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। किस तरीके की अलग अलग वर्ब होती है? बहुत सारे वर्ब होती है। इसमें 3 है बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं
कि जा, है ना, जाना, जाना एक वर्ब है, ठीक है। अभी गया, हम उसको, जाना से गया मतलब पास्ट टेंस हो गया, वो गया, हमको पता है, हम बोलते हैं, इसलिए इसका डिफरेंस हम नहीं समझते हैं। जाएगा, तो हम पीछे गा लगा के उसको फ्यूचर टेंस बन गया शब्द। तो वैसे ही इंग्लिश में भी जब तीनों काल के अंदर बदलते हैं, तो गो, वेंट और गॉन। गो यानी जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जा चुका है ना, और विल गो तो जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजी के अंदर भी उसके पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे तीन अलग अलग तरह के होते हैं। फ्यूचर होगा तो उसके साथ विल लगेगा, विल गो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, जो नीचे लिखा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हमको मदद करती है ये पहचानने में कि जो भी क्रिया हो रही है वो कब हो रही है। कब मतलब काल, किस काल में हुई है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट में है, वॉज, वर पास्ट में है, विल, शेल फ्यूचर में। तो ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, will, shall, has, had, had been, will have been, shall have been, ये जितनी भी होती है ये सारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ये किसी भी काल को, टेंस को पहचानने में मदद करती है, ठीक है। आप टेंसेस पढ़ाते होंगे, सेंटेंस जब बनता है तो उसमें इजे मार लगता है तो हमको पता चलता है कि ये अभी का सेंटेंस है ना। वॉज वर लगता है तो पता चलता है ये हो चुका है। आई वॉज स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था। आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। आई विल बी स्टडिंग मतलब मैं पढ़ूंगा। तो ये इज, वॉज और विल जो है वो हमको बताते हैं कि क्रिया कब हो रही है, वर्तमान में, भूतकाल में, या भविष्य में, ठीक है। इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हर एक काल की एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, हर एक काल के लिए एक अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, और हम उससे उस काल को पहचानते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके अलावा एक और होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग मतलब वो पर्टिकुलर किसी भी क्रिया की जो होती है उसको बताती है कि वो, उसकी कंडीशन क्या है, कैसा है, कब होना। आई एम डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर हूँ, है ना। आई एम टीचर मैं टीचर हूँ। आई विल बी प्रोफेसर मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो वो विल बी, आई एम, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन को बताने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, जो वर्ड इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है, आप एक बार कंसेप्ट समझ गए। यदि आपको तकलीफ होती है तो आपके पास इसका वीडियो आएगा, उसको फिर से देखिएगा, लेकिन इन सारी चीजों को, कंसेप्ट को अपने क्लियर रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके रोज यदि आप कोशिश करेंगे, एक एक चीज के ऊपर काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको भी क्लियर होगा और आप बच्चों को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. जी मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. जी, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। अभी है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। जो नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन का उपयोग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ही एक नाउन को हम बार बार नहीं लिख सकते। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपना परिचय दे रहा है तो सिर्फ अपने पहले नाम बताएगा कि मेरा नाम ये है, उसके बाद वो हर बार अपना नाम लेके नहीं बोलेगा, वो अपने आप को मैं बोलेगा, है ना, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये वो करता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो मैं करके बताएगा। तो ये जो मैं उसने अपने नाम की जगह लगाया, ये सर्वनाम या प्रोनाउन, ये कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर जरूर करवाना। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर उपयोग आने वाला शब्द। प्रोनाउन चार तरीके के होते हैं। एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब जो शुरुआत में उपयोग होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, वाक्य के शुरुआत में आएगा, उसको सब्जेक्ट कहेंगे, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब वाक्य के आखिरी में जो प्रोनाउन आएगा, मतलब मुझे वो पेन दो, तो वो जो मुझे है, तो गिव मी दैट पेन, वो वाक्य में पीछे आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा। तो मी हो जाएगा आय का,
तो ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब भी गिव इट टू हिम, आई विल गिव यू दिस बुक टुमारो, तो मैं तुमको दूंगी, तुमको, उसको, मुझे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जिनका उपयोग पीछे होता है अंग्रेजी में। उसके बाद होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसको हम आगे समझेंगे। ये यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रोनाउन में समझ में आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। माय मतलब मेरा, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाक्य के शुरुआत में दिस या बीच में होता है, लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसका उपयोग आखिरी में होता है। दिस इज माय पेन, दिस पेन इज माइन। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस है। एडजेक्टिव बीच में उपयोग में आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आखिरी में जब होता है। तो दिस इज पेन माय, हम माय नहीं बोल सकते, तो वहां यदि प्रोनाउन करना है तो हम माइन बोलेंगे। दिस पेन इज योर्स, दिस इज योर पेन। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। उसका उपयोग का मतलब एक होता है दोनों का, लेकिन उपयोग दोनों का अलग अलग है, इसलिए वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दो अलग चीजें हैं। तो आई होप आप सबको प्रोनाउन समझ में आ गया। अभी प्रोनाउन में एक चीज बताना चाहूंगी। प्रोनाउन जो होता है टोटल कैसे होते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति जो बोल रहा है, एक अकेला है तो सिंगुलर आए, एक से ज्यादा है तो वी। सुनने वाले, एक है तो भी यू, एक से ज्यादा है तो भी यू। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो होगा ही, शी, इट या किसी का नाम। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट निर्जीव चीजों के लिए, और किसी का नाम, वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। और दे, जितने भी थर्ड पर्सन वाले हैं वो एक से ज्यादा है। पक्षी एक से ज्यादा हो गए, बच्चे एक से ज्यादा हो गई, चीजें एक से ज्यादा हो गई, उन सब के लिए हम दे का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, टोटल ये 9 तरीके के प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल मिला के। 6 तरीके के, सॉरी, 3 दूनी 6। क्लियर है सबको, प्रोनाउन समझ आया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ आया? फर्स्ट बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग, लेकिन आप अभी खुद बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग, आप भी अपने आप को आई बोलेंगे। मैं आपको यू बोलूंगी, आप मुझे यू बोलेंगे, है ना? जैसे हम हिंदी में मैं आपको आप कहूंगी तो आप मुझे आप कहेंगे। तो वैसे वो सेकंड पर्सन हुआ यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, किसी और के बारे में। जब भी बच्चों को प्रोनाउन सिखाते हैं ये कंसेप्ट क्लियर करिएगा। मैं क्या करती हूँ जब इंग्लिश सिखाती हूँ तो ये प्रोनाउन बोर्ड पर लिख कर रखती हूँ हमेशा, ताकि हर रोज बच्चों को ना बताना पड़े। और उनको हमेशा टेंसेस सिखाते हैं तो टेंसेस, ये प्रोनाउन नहीं आएगा तो टेंस नहीं आएंगे, क्योंकि टेंस के जितने नियम है इस प्रोनाउन के हिसाब से लगते हैं। टेंस जितने भी है, हेल्पिंग वर्ब जितनी भी लगती है वो इस प्रोनाउन के आधार पे लगती है। इसलिए प्रोनाउन पहले क्लियर करना, उसके बाद आप टेंस सिखा पाएंगे। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, अभी 2-3 स्लाइड और मेरी बाकी है, मुझे आपको भी सुनना है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूं या इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि टाइम हो गया है। मैं इसको कंप्लीट करूं, फिर आप लोग मुझे ग्रुप में अपने प्रत्युत्तर देंगे, या नेक्स्ट टाइम मैं शुरुआत में पहले आपसे पूछूंगी उसके बाद आगे बढ़ूंगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, क्या करें हम? या मैं आप सबके से आज पूछ लूं फिर इसका बाकी रखूं, मैं नेक्स्ट में कंप्लीट करूं, जैसे आप बोले। प्लीज मुझे जवाब दीजिए, कैसे करें हम इसको? मैं पूरा करूं, मेरी स्लाइड्स ज्यादा है, टाइम कम है हमारे पास अभी। मैम अगले वेबिनार में इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसको अगले वेबिनार के लिए रखूं, आज यहाँ पे क्लिक कंप्लीट करूं? जी मैम। तो ठीक है, हमने आज प्रोनाउन तक सीखा है, नाउन, वर्ब और प्रोनाउन तक सीखा है। तो इसके आगे एडजेक्टिव और एडवर्ब ये हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को करना क्या है, हमारा नेक्स्ट जो वेबिनार आएगा वो 15 दिन बाद आएगा। अभी 15 दिन के अंदर मैंने आज आपको जितने पॉइंट सिखाए, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने बेसिकली आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल सिखाया। उसके बाद मैंने आपको सारे तरह के वर्ड, सीवी, वीसी, सीवीसी, सीवीवीसी, सीवीसीसी, सब तरह के शब्द बताए। उसके बाद मैंने आपको ब्लैंड बताया, मैंने आपको डायग्राफ बताया, मैंने आपको डिफ्थोंग बताया। ठीक है,
उसके बाद मैंने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किया, उसमें मैंने नाउन लिया, वर्ब लिया और प्रोनाउन लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 चीजें मैंने सिखाई है। यदि किसी एक चीज की आप 2 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं, 2 अलग तरीके से करते हैं, तो हमारे 15 दिन आराम से आप कर सकते हैं। तो हर रोज आपको क्या करना है, किसी भी एक चीज की को लेना है। आप, मेरी उम्मीद ये है कि आप शुरुआत से शुरू करिए, ताकि आप बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकें। जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ शुरुआत कर लीजिएगा। यदि बड़ा क्लास है जिसको वॉवेल्स और उसकी समझ है, तो वहां पे आप ब्लेंड वगैरह का करिएगा। लेकिन आपको हर रोज कोई एक एक्टिविटी करके उसका छोटा सा वीडियो या उसके फोटो फोटो खींच के आप उसके साथ में डिटेल लिखिए कि भाई मैंने आज ब्लेंड सीखा है, मैंने आज डिफ्थोंग सीखा है। ठीक है, बच्चों ने ये इतने इतने शब्द सीखे। इस तरीके से आपको हर रोज ग्रुप में, बी वाले ग्रुप में, आज जिस ग्रुप में हमने लिंक देखी, उस ग्रुप के अंदर डालना है। आपका जो रेगुलर आप पारस विद्या का डालते हैं उसमें नहीं, जो आप मेरा काम करेंगे उसको इस बी वाले ग्रुप के अंदर डालना है। क्लियर है? यस जी मैम। मैम। अब जी, अभी मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, एकदम शॉर्ट में आपको मेरे 2-3 क्वेश्चन का जवाब देना है। आज मैंने सिखाया वो आपको समझ आया है या नहीं आया? किसी में यदि तकलीफ है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और मैंने जो तरीके सिखाए कैसे सिखाना है, मैंने हर एक में बताया कि आप ऐसा टीएलएम बनाना, वैसे। तो आप कौन कौन से टीएलएम बनाएंगे, आपने कितना समझ लिया? शॉर्ट में बात करनी है आप सबको, ठीक है? वीणा हेम्ब्रम जी। जी वीणा हेम्ब्रम जी बताइए। हेलो मैम। जी, आपको समझ में आ गया? सारी जी चीजें मैम। क्लियर है? जी मैम, आप जो बोले थे ना जी, बच्चों को जो पुराने या मैगजीन से जो फूल वगैरह या जानवर का जो फोटो होगा उसे काट कर मतलब लाने के लिए और उसके माध्यम से पूछेंगे। हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्लियर नहीं है आपकी आवाज मुझे, फिर से बोल रहे बोलेंगे? बोल रहे थे ना मैम कि बच्चों सब का जो पुराने किताबों है, जो मैगजीन होगा, उन सब से जी फोटो को काट कर लाने जी के लिए बोलेंगे। हेलो। जी बिल्कुल। हाँ जी, सुना। बिल्कुल, बढ़िया। जी मैम, वही करने के लिए बच्चों को बोलेंगे। बढ़िया। जी वीणा जी, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपके बच्चों की किताबों के फोटो देखने को मिलेंगे। जी, धन्यवाद वीणा जी। मुनी जी, मुनी मरांडी। जी मुनी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बच्चों को नाउन के बारे में सिखाएंगे, जैसे कि चित्र के माध्यम से। जैसे एक किसी व्यक्ति व्यक्ति को खड़ा करके दिखाएंगे, या वस्तु वस्तु को भी दिखा के सिखाएंगे, और स्थान का नाम को बता के सिखाएंगे। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है। करिए। यशोदा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है हेमलता जी। हेमलता जी, आप यदि पहले बोलना चाहती है तो बोल दीजिए।
सर मैम डाल देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यशोदा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी यशोदा जी, बताइए। मैम हम बच्चों को बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे। हाँ जी। जैसे कि आप बताएं नाउन, प्रनाउन, और उसी के बारे बताएंगे कि नाउन प्लस संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु मतलब, और बोले कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताएं आप। जी बिल्कुल। वो भी बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन में आई का प्रयोग होता है और एम का, और सेकंड पर्सन में यू, वी, और जी, थर्ड पर्सन में आई, ईट और ही, शी, इट। ईट का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल। जी मैम। जी धन्यवाद यशोदा जी। सावित्री धन्यवाद। कुमारी जयनगर, आप जवाब दे सकती हैं। जैनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को बताएंगे ए, ए, बी, बा, सी, स, डी, ड। इसको हम गा गा करके बताएंगे मैम। बढ़िया। और ब्लेंड बताएंगे, जो दो अलग अलग अक्षर को जोड़ा जाता है उसको भी बताएंगे। जी। जैसे रंग, कुत्ता, इसको बताएंगे। जी बिल्कुल। जी मैम। जी ठीक है, धन्यवाद। मंजू कुमारी। जी जिनेन्द्र में जय जिनेन्द्र। हम बताएंगे साइलेंट लेटर में, जैसे लिख के चार्ट पेपर में लिख के उस जो जो लेटर रहेगा उसको हम दूसरा कलर से लिखेंगे और उसको बताएंगे कि ये छिपा जी हुआ है और इसका उच्चारण नहीं करना है, उसको बहुत हम बढ़िया। बताएंगे। जी मैम। सही। जी बहुत बढ़िया मंजू जी, आप साइलेंट लेटर पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को, बहुत बढ़िया। सुशीला हाँ। मुर्मू जी। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, हम सिखाएंगे वॉयल्स अक्षर को, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट और साइलेंट अक्षर को सिखाएंगे मैम। जी जी, उसमें से कलर पेंसिल से लिख देंगे और जो साइलेंट रहेगा वो वाला अक्षर लिख देंगे कलर पेंसिल से, और उसको जी बोल देंगे इसमें मतलब छुपा हुआ है, इसमें नहीं पढ़ना जी है ये वाला अक्षर को। जी जी, जी जैसे बी, बी ओ एम, बी, जी हाँ, BOMB बॉम। बॉम, जी वही सुशीला वाला। जी। जी, हाँ वही वाला भेज दीजिएगा, वो वाला ये करके हाँ, हम बनाएंगे। बढ़िया। जी मैम। जी बहुत बढ़िया सुशीला जी, आप साइलेंट जी मैम। लेटर सिखाएंगे बच्चों को, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी नीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बताएंगे बच्चों को फोनो फोटोग्राफ और फोनिक्स, जैसे डी डा, जी सी पा, एफ फा, बोल बोल के पढ़ाएंगे। और फोनिक्स साउंड में जैसे ये ए, ई से बी, ए। बा, हाँ एफ फा, मैम यही बताएंगे। बहुत बढ़िया नीता जी, आप शुरुआत से शुरू करेंगे फोनिक्स के साथ, बिल्कुल बढ़िया। जी इससे मैम, पढ़ना बहुत थैंक यू। इजी होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी मैम। धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी, बहुत बढ़िया। बबीता कुमारी। जी मैम। जी बबीता जी। हम क्षमा चाहते हैं मैम, क्या कि हम शादी के घर में लेकिन फिर भी जुड़े हैं एक स्थान में बच्चे, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं मैम। जैसे हम शुरुआत से शुरू करेंगे मैम, जैसे ठीक है। ए आ बी बा, हम सब सुन रहे हैं मैम, लेकिन शुरुआत से शुरू करेंगे और जितना भी बताएंगे कि नाउन जितना भी हम देख रहे हैं स्थान या हाँ जगह या नाम, सब एक नाउन हाँ है, जी। संज्ञा है, उसके बारे जी में भी बताएंगे मैम।
जी ठीक है बढ़िया मैम, बबीता जी। थैंक यू। जी धन्यवाद। सुनीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम बताएंगे मैम बच्चों को कि ए अक्षर से ए होता है, जी बी अक्षर से बा होता है, पी जी अक्षर से पा होता है। हाँ जी अक्षर को पहचान करवाएंगे बच्चों से जी कि हिंदी अक्षर ये होता है और इंग्लिश का अक्षर ये होता है, और दो अक्षर अलग अलग अक्षरों के बारे में भी बताएंगे बच्चों को। जी। जी सुनीता जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। शुरू से बताएंगे मैम। ए से ए, बी से बा, सी से का, डी से डा, फिर इधर स्वर्ण और व्यंजन वर्ण वॉल्यूम में जो है आ में का आ से ई, आई, उ, सारा शुरू से बताएंगे। जी बहुत बढ़िया। जी शुरुआत से शुरू करिएगा और सारे तरह के स्पेलिंग भी कंप्लीट करिएगा। जी मैम। जी धन्यवाद। आशा देवी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम सीखेंगे बच्चों को शुरू से ही, ताकि बच्चे अक्षर को पहचान सकते हैं और अक्षर को पकड़ के पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि आ, ए, बी, बा और आ, ए ऐसे करके पढ़ पढ़ के बताएंगे ताकि बच्चे अच्छा से जी वर्ड बताते हैं कि जी आशा जी। आशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। शायद कोई नेटवर्क इशू लग रहा है। चलिए फिर आशा जी को सुन लेंगे। आ, मीना देवी बेड़ी। हेलो जय मैम, जिनेन्द्र नेटवर्क मैम। कट गया इसके कारण। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को सिखाएंगे जैसे 26 अक्षर है, जैसे उच्चारण में बच्चा सब को दिक्कत होता है, जैसे ए, आ, बी, ऐसे करके सी, ये सब जी बच्चों को उच्चारण करने सिखाएंगे मैम, ताकि बच्चा आसानी से बोल सकता है अक्षर में। जी और जैसे है ए से एप्पल होता है, ए से एंट होता है, तो उसको हम चित्र के माध्यम से उसको घर में कोई भी चीज लाने बोलेंगे, बी से बॉल, बी से बॉक्स, तो बच्चे को घर से की चीज के माध्यम से उसको याद रहे। जी बहुत बढ़िया। जी मीना जी बहुत बढ़िया, फिर फोनिक्स भी सिखाइएगा उनको। जी धन्यवाद मीना जी। आशा जी अभी ये नेटवर्क है, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी मैम, ये हम बोल रहे थे कि जैसे कि एक शुरू से अक्षर को पकड़ के चलेगा तो मतलब अच्छा से सीखेगा। इसलिए उसको पढ़ के भी बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। जी बीच से बताएंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा, हमको पढ़ाने का भी तरीका अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक शुरुआत से ही बताएंगे। जी जी थैंक यू मैम। जी आशा जी बहुत बढ़िया।
अभी कोई बाकी है? अभी कोई रहा जिससे मैंने बात नहीं की? नीरज जी। जी मैम। जी नीरज जी, तो हम आज इसको यहीं करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट में लेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आज के सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक एक्टिविटियों को समझा कि किस प्रकार से हमें किन टेक्निक के माध्यम से अंग्रेजी के वर्णों को बच्चों को सिखाना है। कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से हमने सुना एवं समझा है, और अ, इसको आपको शैक्षणिक कार्य के दौरान भी करने की आवश्यकता है, जो आपको अपने नियत कार्य के तौर पर करना ही है। और साथ में आपको कक्षा कक्ष में भी इससे जो आज आपने सीखा है इसका प्रयोग करना, क्योंकि समय हो चला है। और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव हूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः हम 15 दिन के बाद एक नए सत्र के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पद्धति के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप ए में अपनी गतिविधियों, अपनी जो डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। जय जय